गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे शैलों का। रॉक्स जो हैं ये पृथ्वी का जो बाह्य भाग है उसका निर्माण करती हैं। पृथ्वी के परत या गोले की जो सबसे बाह्य परत है इसको हम ऊपरी धरातल या भूपृष्ठ कहते हैं। इसको हम क्रस्ट या भूपर्पटी के नाम से भी जानते हैं। और ये भूपर्पटी जो है ये शैलों से बनी हुई है। इस परत का उच्च भाग जो है वो स्थलमंडल और जो नीचे की ओर जो अवतलित भाग जो है वो जलमंडल यानी महासागरों का निर्माण करता है। लिथोस शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ है चट्टान और इसलिए इस स्थल मंडल को शैल मंडल भी कहा जाता है। भूपर्पटी या भूपटल की रचना जो है वो अनेक तत्वों से हुई है। धरातल के ऊपर लगभग 109 तत्व जो हैं वो मूल रासायनिक तत्व जो हैं ये खोजे जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य तत्व जो हैं कुछ तत्व प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषित करके बनाए जा रहे हैं। अब पृथ्वी की हम बात करें तो जो कुल ज्ञात तत्व हैं इसमें से 8 प्रमुख तत्व हैं, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। तो ये 8 तत्व जो हैं ये मिलकर भूपटल के 98% भाग की रचना करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अन्य जो महत्वपूर्ण तत्व जो हैं जो क्रस्ट में पाए जाते हैं यह है टाइटेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, गंधक, मैग्नीज, बेरियम, क्लोरीन, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, पारा आदि। तो इन तत्वों के जो यौगिक होते हैं उससे खनिजों की रचना होती है। जैसे कुछ खनिज हैं जैसे सोना, चांदी, सैलखड़ी, गंधक आदि, ये एक ही रासायनिक तत्व से निर्मित है, इसलिए इनको नेटिव मिनरल या प्राकृतिक तत्व भी कहा जाता है। तो ये जो तत्व जो हैं ये भूपर्पटी की रचना करते हैं। अब ये पदार्थ जो हैं ये कोमल भी हो सकते हैं जैसे खड़िया या चौक के समान। ये कठोर यानी बालू का पत्थर और ग्रेनाइट की भांति कठोर हो सकते हैं या बजरी व बालू की तरह असंबद्ध यानी ढीले या असंगठित हो सकते हैं। इन सब को जो कोमल हैं, कठोर है, असंगठित हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है शैलें जो हैं वो कठोर, कोमल किसी भी रूप में हो सकती हैं। शैलों का निर्माण जो है वो विभिन्न खनिजों के मिश्रण से होता है। अब हम बात करें खनिज किसको कहते हैं तो निश्चित अनुपात में तत्वों के जो नियत संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुवीय संरचना वाला जो प्राकृतिक का अकार्बनिक पदार्थ जो होता है उसको हम खनिज के नाम से जानते हैं। यानी जिसका एक विशेष स्वरूप संरचना होती है और एक नियत केमिकल जिसकी कंपोजिशन होती है, इसको हम मिनरल के नाम से जानते हैं। इन प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थों या जो खनिज हैं इनके मिश्रण से बनी शैलों के अलावा भूपर्पटी की कुछ शैलों का निर्माण जैव अवशेषों के संचयन के द्वारा भी हुआ है। यानी जीवों के अवशिष्ट भागों के संचयन के द्वारा भी कुछ शैलों का निर्माण होता है। खनिज तथा शैल को भूपर्पटी की रचना करने वाली क्रमशः सबसे छोटी या हम भूवैज्ञानिक इकाई कहते हैं। यानी शैल का सबसे छोटा पार्ट या यूनिट जो है वो खनिज होता है। एक खनिज से निर्मित शैलें हैं जैसे अभी हमने बात की थी सोना, चांदी, गंधक, चूना पत्थर, संगमरमर आदि। लेकिन अधिकांश जो शैलें जो हैं वो 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। अब मुख्य खनिजों की हम बात करें तो खासकर भूपटल के ऊपर मुख्यतः 6 खनिज पाए जाते हैं जिसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स, माइका, ओलिविन आदि। इनके अलावा जो हैं ये हैं हॉर्नब्लेंड, केओलिन, ओजाइट, गार्नेट, मैग्नाइट, टैल्क, पाइराइट आदि ये अन्य मुख्य खनिज हैं। लेकिन मुख्यतः 6 खनिजों का योगदान है शैलों के निर्माण में। इसके साथ ही शैलों की जो संरचना, संगठन, आकार जो है वो भिन्न होता है, उसके अंदर बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। यानी अब बात करें हम शैल की तो कोमल, कठोर, प्रवेश्य, अप्रवेश्य
यानी जल हेतु जोड़ या संधियां हों, सघन, अपरतदार, परतदार, ऐसी शैलों को या ऐसे भूखंडों को शैल के नाम से जाना जाता है। भूपर्पटी की सभी शैलों में ये उपरोक्त जिन लक्षणों की हमने बात की है ये असमान होते हैं। अतः भिन्न भिन्न वर्गों की शैलों में अपर्दन की दर जो है वो भिन्न होती है। यानी अलग प्रकार की जो शैलें होती हैं उनमें अपर्दन की दर अलग होती है। कहने का मतलब है कोमल शैल जो होंगी उनका अपर्दन शीघ्रता से हो जाएगा, और जो कठोर शैलें जो हैं उनका अपर्दन जो है वो धीमी दर से होगा। तो शैल संरचना से तात्पर्य है हमारा शैलों का प्रकार, किस प्रकार की हैं, उनकी प्रकृति क्या है, किस तरह की उनकी बनावट है, और उनमें किस प्रकार के भौतिक और रासायनिक तत्व हैं, या उनके विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक लक्षण कौन कौन से हैं। पृथ्वी की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री या जो भूवैज्ञानिक इतिहास है उसका स्थल रूपों की उत्पत्ति और खनन एवं सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों हेतु शैलों की रचना की हमें जानकारी जो है वो होनी आवश्यक है। पृथ्वी की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो बिना शैलों के द्वारा हम नहीं ज्ञात कर सकते। जितना भी हमने अभी पिछले व्याख्यानों में हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो शैलों के द्वारा ज्ञात की जाती है, और शैलों के अंदर जो जीवाश्म पाए जाते हैं जीवों के और पौधों के, उनके द्वारा पृथ्वी की उन शैलों की पहले जीवाश्मों की आयु और उसके बाद पृथ्वी की शैलों की आयु और उसके पश्चात उस भूभाग की आयु, और इस प्रकार से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। साथ ही पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं उनका भी इनके द्वारा अध्ययन होता है। तो पृथ्वी की समस्त भूवैज्ञानिक इतिहास का जो है, पृथ्वी का जो समस्त भूवैज्ञानिक इतिहास जो है वो पाषाणमय ग्रंथों में संकलित है। पाषाण यानी पत्थर जो हैं, यानी शैलों के अंदर संकलित है। और ये जो शैलों की जो लेयर्स या जो परतें होती हैं वो इस ग्रंथ के पृष्ठ हैं, और जीवाश्म इन पृष्ठों के अक्षर। यानी एक तरह से हम बात करें तो शैलें एक पुस्तक नुमा आकार है, जिसमें जो पृष्ठ जो है, पेज जो हैं वो शैलों की परतें, और इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको हम जीवाश्म मान सकते हैं। तो जिस प्रकार से अक्षरों को पढ़ के हम पुस्तक को पढ़ते हैं या उस पुस्तक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसी प्रकार से इन जीवाश्मों के अध्ययन के द्वारा हम शैलों के बारे में जो जानकारी है वो हम प्राप्त करते हैं। यानी किस प्रकार की शैलें हैं, किस काल की हैं, किस क्रम की हैं, कब इनका निर्माण हुआ, इनके निर्माण के समय इन शैलों में कौन कौन से जीव या वनस्पतियां वहां पर विकसित थी। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध जो जियोलॉजिस्ट थे WM डेविस, इनके मतानुसार किसी क्षेत्र की भौतिक दृश्य भूमि संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल होती है। यानी किसी भी लैंडस्केप के अंदर हम देखें तो कोई भी भूखंड जो बन रहा है उसकी संरचना, प्रोसेस और स्टेज जो है उसका प्रतिफल होता है, और इसमें मुख्यतः हाथ किसका होता है, शैलों का हाथ होता है। यदि आम भाषा में या सरल शब्दों में हम बात करें तो किसी क्षेत्र के स्थल रूपों की उत्पत्ति एवं विकास में 3 कारकों जैसे शैल संरचना, भू आकृतिक प्रक्रम तथा अपर्दन चक्र की अवस्था का सम्मिलित योगदान होता है। यानी हर भूखंड जो है उसकी आकृति अलग होती है, तो ये निर्भर करता है कि उसकी शैल की संरचना किस प्रकार की, यानी वो कोमल शैल का बना हुआ है या कठोर शैल का बना हुआ है। दूसरा, भू आकृतिक कौन सा प्रोसेस वहाँ पर कार्यरत है जिसके कारण उस भू का आकृति का आकार जो है वो निर्धारित हुआ। इसी प्रकार से अपर्दन चक्र की कौन सी अवस्था जो है वो वहाँ पर उस समय कार्यरत है जिसके कारण उसकी आकृति सुनिश्चित हुई है। इसी प्रकार से हम शैलों की जो परिभाषा है, इसमें हम लोबिग की परिभाषा हम देखें तो इनके अनुसार ये कहते हैं शैलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती हैं तथा वातावरण बदलने पर शैलों में भी परिवर्तन होता है। यानी जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार का उस भूखंड के ऊपर उसी प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। जैसे नम क्षेत्र होगा वहाँ की शैलें मरुस्थलीय क्षेत्र की शैलों की अपेक्षाकृत
अलग होंगी। इसी तरह से हम उच्च पर्वतीय क्षेत्र की शैलों को देखें और टुंड्रा प्रदेश की शैलों को देखें, मैदानी भाग की शैलों को देखें और या समुद्र तटीय क्षेत्र की शैलों को देखें, तो ये सब अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है वो अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि शैलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती है। तो जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार की शैलें होंगी, कोमल होंगी, कठोर होंगी, या फिर आपकी छिद्रमय होंगी, जिसमें संधियां हो सकता है कम हो ज़्यादा हो। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वहाँ के वातावरण। इसके साथ ही ये कहते हैं कि वातावरण के बदलने पर शैलों में भी परिवर्तन होता है। कोई भी शैल जो है वो चिरस्थायी नहीं है। जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन आता जाता है, शैलों का स्वरूप भी बदलता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शैलें जो हैं, जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार की शैलें भूपटल के ऊपर पाई जाएंगी। सामान्यतः हम शैलों की उत्पत्ति की बात करें तो शैलों की उत्पत्ति दो रूपों में होती है। एक तो भूपटल के ऊपर यानी ऊपरी भाग पर, और दूसरा भूपटल के नीचे यानी क्रस्ट के ऊपर और क्रस्ट के नीचे। और इसके साथ ही इनका स्थान परिवर्तन होने पर शैलों में रूपांतरण या कायांतरण भी होता है, यानी इनका रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो बाह्य भाग पर शैलें बन रही हैं उसी लावा के द्वारा, तो उसका स्वरूप अलग होगा। और यदि वही लावा मैग्मा के रूप में आंतरिक भाग में जमकर शैल का निर्माण करता है तो उसका स्वरूप जो है वो अलग होगा। और वही शैल यदि गहराई पर चली जाए तो गहराई में चूंकि अधिक ताप और दाब होता है, जिसके कारण शैलों का रूप परिवर्तित हो जाता है, या हम कह सकते हैं उनका कायांतरण हो जाता है। तो शैलों के निर्माण की हम बात करें तो ये एक साइकिल या चक्र के रूप में होता है। और सर्वप्रथम हम देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तब पृथ्वी एक तप्त लावा के समान उष्ण व ठोस उष्ण थी, और उसके बाद धीरे धीरे ठोस हुई। और इस ठोस होने की प्रक्रिया में पृथ्वी के ऊपर पहली शैलें बने, जिनको हम आग्नेय शैलों के नाम से जानते हैं। और इन आग्नेय शैलों के ऊपर जो अनाच्छादनकारी शक्तियां जो हैं, उनके द्वारा काट छाट की क्रिया से अवसाद या तलछटों का निर्माण हुआ। और इन अवसादों और तलछटों के जमाव के फलस्वरूप कालांतर में धीरे धीरे अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। और इसी तरह से हम बात करें तो पर्वत निर्माण के समय अत्यधिक दबाव के कारण मैग्मा के संपर्क में कुछ शैलें आने लगी, और यह संपर्क में जो शैलें आई उनका कायांतरण हुआ, जिसके कारण तीसरी शैल यानी कायांतरित शैलों की उत्पत्ति हुई। अत्यधिक ताप एवं दबाव से शैलों का पुनः कायांतरण हो जाता है, और जो मौलिक कायांतरित शैल जो है वो पिघलकर नई कायांतरित शैल या आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कहें तो आग्नेय शैल जो है, इसका निर्माण चक्र जो है वो पूरा होता है। तो उत्पत्ति या निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर हम क्रस्ट की जो शैल है इनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। अभी जैसे कि हमने बात की शैल निर्माण के चक्र की, जिसमें सबसे पहले हमने माना आग्नेय शैल बनी। आग्नेय शैल के ऊपर अपर्दनकारी शक्तियों ने कार्य किया, जिसके कारण ये अवसादी शैल के अंदर परिवर्तित हुई। और आग्नेय और अवसादी शैलों के ऊपर अत्यधिक प्रेशर या दबाव पड़ा, जिसके कारण वो भूगर्भ में धंसी, जिसके कारण वो नई शैल में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कायांतरित शैल। और कायांतरित शैल यदि बहुत अधिक गहराई में चली जाए, जिसके ऊपर और अधिक दाब या प्रेशर बढ़ जाए, तो एक नई ये पुनः आग्नेय शैल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो आग्नेय शैल से अवसादी, अवसादी से कायांतरित और कायांतरित से पुनः आग्नेय शैल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शैलों का निर्माण जो है वो चक्रीय या साइक्लिक रूप में होता है। तो इस प्रकार से शैलों का निर्माण चक्र जो है वो पूरा होता है। अभी हमने बात की पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के पन्ने जो हैं, हम शैलों को हम कहते हैं। और विशेष प्रकार की शैलों का निर्माण जो है वो अलग अलग प्रकार की भौगोलिक दशाओं में होता है। और प्राचीन शैलों को हम देखकर उस समय की जलवायविक और जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनका हम अंदाजा या ज्ञान कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कि प्लीस्टोसिन युग के अंदर जब हिमानीकरण युग आया, तो ब्रिटेन के अंदर जो निक्षेप हैं
उनके नीचे प्राचीन मृत्तिका जो है वो पाई जाती है और उस मृत्तिका के अंदर उष्णकटिबंधीय वनस्पति के फॉसिल्स पाए गए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि शीतल जलवायु से पहले यूरोप या ब्रिटेन की जो जलवायु जो है वो उष्ण आर्द्र रही है, क्योंकि प्राचीन मृत्तिका के नीचे जो मौजूद मरुस्थलीय जो शैल जो हैं वो इसकी उपस्थिति, उष्ण आर्द्र जलवायु जो है इसकी उपस्थिति का सूचक है। तो इस प्रकार से किसी भी भाग की जो पुरानी शैलें जो हैं उनका हम अध्ययन करके जलवायु चक्रों का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो आज हमने बात की शैल किसे कहते हैं, और इसके साथ ही हमने शैलों का वर्गीकरण यानी शैलों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम जो शैलों के प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, इन शैलों के इनकी परिभाषा और इनके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।